हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम अपने इस पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसके कुछ पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ पैसिव वॉइस पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हमें पढ़ना है इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जानते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है और इन्फिनेटिव होता क्या है, इसको और डिटेल में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बस फिलहाल आज हल्के लेवल पे जानते हैं कि इन्फिनेटिव है क्या। तो आइए देखते हैं। जो हमारा इन्फिनेटिव होता है उसे हम बोलते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे इसको हम ग्रामर की भाषा में सामान्य रूप से इसी को इन्फिनेटिव समझते हैं। वैसे इन्फिनेटिव की बात अगर मैं करूं तो इन्फिनेटिव जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, दूसरे को बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? इन्फिनेटिव विदाउट टू या विदाउट टू इन्फिनेटिव। और फुल इन्फिनेटिव को बोल सकते हैं विथ टू इन्फिनेटिव। फिर ये भी दो प्रकार के एक्टिव पैसिव होते हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस जानते हैं आखिरकार जनरल रूप से हम इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू आ जाता है, TO2, तो इन दोनों को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। समझ गए? एक चीज़ और आप जान लें कि टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। फिर आप बोलेंगे सर आपने लिखा क्यों? फिर आप पूछेंगे कि सर आपने लिखा क्यों? तो देखिए, टू जो होता है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। आप पूछेंगे सर ये बेस फॉर्म क्या होता है? तो जितने भी वर्ब होते हैं सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होते हैं, बस एक वर्ब को छोड़कर बी को। ये जो बी होता है ये बेस फॉर्म होता है और इसके फर्स्ट फॉर्म में आप लिखेंगे आर या लिख सकते हैं एम। इनको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। इनको बोलते हैं बेस फॉर्म, इनको फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो की बात कर लूँ तो ये हमारा बेस फॉर्म और यही है फर्स्ट फॉर्म। यानी कि हर वर्ब देखा जाए तो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम, लेकिन बी वर्ब जो होता है इसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। तो यहाँ पे जाके पता चलता है कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इस वर्ब को, बी वर्ब को छोड़ दिया जाए पूरे वर्ब के लिस्ट से, तो हमें जितने भी वर्ब दिखाई देंगे उनके फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होते हैं। इस वजह से लोग ऐसा समझ जाते हैं कि इन्फिनेटिव के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, क्योंकि आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म सब सेम होंगे, सिर्फ एक वर्ब में अलग हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना हमारी बात? वैसे समझने के लिए अगर इस वर्ब को बस छोड़ दिया जाए तो जितने भी फर्स्ट फॉर्म हैं या बेस फॉर्म सेम ही हैं। तो आपको समझने और समझाने के लिए मैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज़ को हम लेकर आगे बढ़ा दें। ठीक है? तो आइए इसको हम फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे बोलेंगे, पर आप इसे बेस फॉर्म ही समझेंगे। तो आइए अब इसे हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब आखिरकार आप समझ गए इन्फिनेटिव होते क्या हैं? समझ गए? तो आइए अब इस इन्फिनेटिव को यहाँ ना अब हेडिंग बनाएंगे इन्फिनेटिव। क्या लिखेंगे? INFINITIVE, इन्फिनेटिव। और आगे लिखेंगे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस फॉर्म को हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। ठीक है ना? इसे हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। आइए अब ना आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक एक्टिव वॉइस का रूल लिखेंगे इन्फिनेटिव पे, फिर उसका हम पैसिव वॉइस देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में अगर सबसे पहले मान लेते हैं सब्जेक्ट आया, क्या? सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा इज या आपने लिखा एम या आपने आर। इन तीनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अब जैसा ये सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से जो लगना चाहिए वो आप लगा लेंगे। यानी कि अगर ही से इट या कोई सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आया तो आप यूज करेंगे इज। आई आया तो आप यूज करेंगे एम, और आर के साथ पता होगा वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक है?
उसके बाद आप लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी चीज को हम बोलेंगे क्या, इन्फिनिटिव। आ गया कि नहीं, ऐसा रूल में आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इस रूल पे अगर आधारित हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है उसी को मैंने लिखा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे ना। क्या सोचेंगे कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो आकर के यहाँ बना सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना इसके हिसाब से फिर यहाँ पे यूज करेंगे इज एम आर, कर लेंगे। और ये जो इज एम आर यूज होगा उसके बाद आप लिखेंगे टू बी। टू बी के बाद अब बताइए, बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है, बी के बाद या बी वर्ब जो भी होते हैं उनके बाद अगर थर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो सेंटेंस समझा जाता है वो पैसिव में है। अब पैसिव बनाना है तो यहाँ पे बी जोड़ दिए, टू बी, और इसको लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो टू बी के बाद थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे आप बाई, और बाई के बाद एजेंट। बताइए कोई समस्या यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा मुकेश इज टू प्ले क्रिकेट। इसकी मीनिंग क्या होगी कि मुकेश क्रिकेट खेलने वाला है। मुकेश इज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि जो मुकेश है वो क्रिकेट खेलने वाला है। इसका मतलब मुकेश डूअर हुआ, इस काम को करने वाला है। मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करने वाला हो, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे मुकेश इज टू प्ले क्रिकेट, मुकेश खेलने वाला है, मतलब क्या खेलने वाला है, क्रिकेट खेलने वाला है। तो ये हमारा मुकेश हुआ सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर है क्योंकि इस काम को करेगा। फिर ये इज टू को आप मानेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इज को मानेंगे हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये टू और प्ले जो आया है, दोनों मिल करके इन दोनों को एक साथ आप बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, और इन्फिनिटिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसे बने कि सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद कोई इज एम आर जैसे आया, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसे बनाने के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट को उठाकर आप सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ, तो लिखेंगे क्रिकेट। बना सब्जेक्ट कि नहीं, अब बताइए बना ना। अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब ये जो सब्जेक्ट बना, तो अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से फिर यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे आप। अब आप खुद बताइए क्या यूज करेंगे। तो आपको पता है कि क्रिकेट जो है हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि इज का यूज करेंगे। तो क्रिकेट इज, उसके बाद टू बी लगाना ना भूलेंगे, क्रिकेट इज टू बी। फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। आप खुद बताइए सब्जेक्ट है कौन, मुकेश। कौन है, मुकेश। तो यहाँ पे लिख देंगे मुकेश एक नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सेम होता है। तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मुकेश। बताइए क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मुकेश। क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर इस बात को समझ गए होंगे तो आइए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, आप उसे करेंगे पहले, फिर मैं करूंगा। आइए, आइए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। ही इज टू टीच
मी। ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। दे आर, अब आर लिखेंगे ना, दे आर टू राइट द लेटर्स। दे आर टू राइट द लेटर्स। चलिए, ये दो सेंटेंस आपके लिए लिखे गए हैं। तो आप एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे? आपको करना ये है कि इस वीडियो को पॉज करना है, रोक लेना है, ठीक है, रोक लिए। अब रोकने के बाद इसे आपको बना लेना है, ठीक है। तो चलिए रोक के बनाइए। अब अगर रोक कर बना लेंगे तो इसको कमेंट करके आपको बताना है कि आपने बनाया, और मैं अब इसको बनाता हूँ, ठीक है। आप खुद अपना आंसर चेक कर लेंगे। आइए देखिए, ये है सब्जेक्ट, इज हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद आया। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, ये भी हो गया। फिर उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता होगा। तो जैसे ही मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई बनेगा। आपको प्रोनाउन के चार्ट याद होने चाहिए, या ये याद होना चाहिए कि मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई बनता है। तो आई बनाएंगे, बन गया। अब आई के साथ तो इज लगता नहीं है, आई के साथ क्या लगता है? आप बोलेंगे सर एम लगता है। तो आई एम टू। अब देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो टू के बाद बी लगाएंगे। आई एम टू बी टॉट। आई एम टू बी टॉट बाई, अब आई एम टू बी टॉट, मैं पढ़ाया जाने वाला हूँ, किसके द्वारा? बाई हिम, उसके द्वारा। यानी कि वो आएगा और मुझे पढ़ाएगा, उसके द्वारा मैं पढ़ाया जाने वाला हूँ, ऐसा बोलेंगे। बताइए आपने सही बनाया था ना? बिल्कुल सही बनाएंगे। आइए आगे देखते हैं। दे आर टू राइट द लेटर्स। दे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल हो गए। आर लगेगा जब प्लूरल हो गया तो। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव हो गया। द लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस सब्जेक्ट को आप उठा के लाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनाइए द लेटर्स। क्या बनेगा? द लेटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट बनाना। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से फिर आप इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई बना था, तो आई के साथ आप एम लगाते हैं, तो आपने एम लगाया। लेकिन द लेटर्स के साथ में तो आप एम लगा नहीं सकते और इज भी नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप आर लगाएंगे। तो लगा दो ना, बोलिए लगा दो ना। तो मैंने लगा दिया। द लेटर्स आर टू बी। अब बताइए टू बी लिखते हैं, यहाँ पे रूल में देखते रहिए। टू बी के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है इसमें? राइट। अब राइट का थर्ड फॉर्म तो याद होना चाहिए आपको। अगर नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। अब से कभी ये आ गया तो आप खुद लिख जाएंगे। तो द लेटर्स आर टू बी रिटेन बाई। अब बाई लगाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद। बाई के बाद एजेंट। एजेंट बनता कौन है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे? देम। और ऐसे इसका आप पैसे बनाएंगे। बताइए कोई समस्या? तो द लेटर्स आर टू बी रिटेन बाई देम। सही है, आप आंसर चेक कर लीजिए। अब सही है तो इसको एक स्टेप आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, एक नए रूल पे काम करते हैं। आइए इस रूल को यहाँ से, अब मतलब इस एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ से मिटा दूँ ना। आइए मिटा देते हैं। अब ना थोड़ा सा आप अपने इस रूल में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ जहाँ पे इज हमारा लिखा है इसको इरेज करके आप वाज या वर बना देंगे। क्या बना देंगे? वाज या वर। तो हमारा एक नया रूल बन जाएगा। तो बना दो ना। हाँ आइए बना देते हैं। आप लिखेंगे यहाँ वाज या वर। ठीक,
यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वाज या वर। अब जब वाज या वर लग गया तो वही सेंटेंस है जो मैंने बताया, वो बस प्रेजेंट में था और ये पास्ट में है। समझ गए? जैसे उसमें था कि वह क्रिकेट खेलने वाला है, आपने बनाया था ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, लेकिन अगर आप ऐसा लिख देंगे ही वाज टू प्ले क्रिकेट, इसकी मीनिंग ये निकलेगी कि वह क्रिकेट खेलने वाला था। पास्ट में वो कोई काम करने वाला था पर वो किया नहीं, तो ही वाज टू प्ले क्रिकेट। अब बनाइए, बिल्कुल वैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बना कि नहीं बताइए? बना, क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना, इसके हिसाब से वाज या वर लगाएंगे। क्रिकेट के साथ भी वाज ही लगने वाला है, आपने लगा दिया क्रिकेट वाज। फिर लिखे टू के बाद आपने लगाया बी, क्योंकि रूल में है टू बी। बिल्कुल ठीक है, तो क्रिकेट वाज टू बी, थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, और प्लेड के बाद आप क्या लिखेंगे? बाई, और बाई के बाद एजेंट लगाएंगे। एजेंट कौन है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस तो आपको पता हो गया होगा अब तक, ही। तो क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड बाई हिम। बताइए कोई समस्या नहीं ना? हाँ, एक काम और मैं कर दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस वाज को देख करके तो समझ गए होंगे कि ठीक है, लेकिन उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक वर वाला भी सेंटेंस बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आइए एक और देख लेते हैं कि जिसमें वर लगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा, आई एम टू बीट यू। आई एम टू बीट यू। अब यहाँ एम नहीं, वाज लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे आई वाज टू बीट यू, और एक काम करते हैं, इसको भी मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। ही नहीं, द टीचर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। द टीचर वाज टू बीट यू। द टीचर, जो टीचर हैं, वाज टू बीट यू, आपको पीटने वाले थे। द टीचर वाज टू बीट यू, जो टीचर है वो आपको पीटने वाले थे, पर वो पीटे नहीं, आप बच गए। अच्छी बात है, बच गए। तो द टीचर वाज टू बीट यू, यानी कि जो टीचर है आपको पीटने वाले थे। तो द टीचर हुआ सब्जेक्ट, एक्टिव है, इसमें वाज आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, तो देखिए आया है। टू बीट यू, टू बीट यू, तो बिट टू बिट क्या हुआ हमारा? इन्फिनिटिव, और ये यू क्या है? यू है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसी को बनाना है हमें सब्जेक्ट। तो आइए इसी को बना देते हैं सब्जेक्ट। यू को सब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा वाई ओ यू। अब यू जो सब्जेक्ट बना, इसके हिसाब से आप सोचिए क्या लगेगा? वाज या वर? क्या लगेगा? हाँ, वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। तो यू वर, सही है ना? यू वर। उसके बाद टू बी लिखेंगे, तो यू वर टू बी, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। यू वर टू बी बिटेन, BEATEN, बिटेन। फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद इस रूल में देखिए क्या है? एजेंट। अब एजेंट कौन होता है? जो यहाँ सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट के रूप में द टीचर आपने लिखा है। द टीचर एक नाउन हुआ, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस तो सेम होता है। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं द टीचर। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना? तो यानी कि यू वर टू बी बीटेन बाय द टीचर, आप टीचर के द्वारा पीटे जाने वाले थे, लेकिन आप बच गए। यानी कि अब हमारा पूरा फोकस यू पे है, आप पीटे जाने वाले थे टीचर के द्वारा, तो यू सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे पूरा फोकस टीचर पे है कि टीचर तुम्हें पीटने वाला था या टीचर आपको पीटने वाला था। समझ गए? तो अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वाज या वर से। तो आइए, अगर इस बात को आप समझ लिए होंगे तो इस चीज़ को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। इरेज करके हम इस रूल को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा करके फ्यूचर की तरफ चलते हैं कि फ्यूचर में देखते हैं इस पे क्या हो सकता है। आइए, मतलब आपने प्रेजेंट समझ लिया और पास्ट समझ लिया, तो अब जाहिर सी बात है कि आपको फ्यूचर समझना ही चाहिए। हो सकता है जिन बच्चों का दिमाग तेज चलता हो, कुछ ठीक ठाक हों, वो अपने आप समझ गए होंगे कि हाँ अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन सब तो एक जैसे है नहीं, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, क्यों? ताकि मैं फ्यूचर से भी रिलेटेड इस चीज़ को बता सकूं। तो आइए बता देते हैं।
अब यहाँ से इसको अब बीच से इरेज कर देंगे और इसको भी कर देंगे। अपने कॉपी में ऐसे करेंगे नहीं, वहाँ पे अपना अलग से फिर रूल बना करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है, फ्यूचर में जाएगा तो यहाँ पे यूज होगा आपका शैल या यूज करेंगे आप विल करेंगे, और यहाँ शैल या विल के बाद में आप यूज करेंगे बी, और बी के बाद आप यूज करेंगे टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा करना पड़ेगा। मतलब कि आप प्रेजेंट में थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब को नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज या आर को यहाँ पे यूज किए। पास्ट में गए तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती थी वाज या वर्ब उसको यूज किए। तो फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना, शैल बी या विल बी, या उसी को आप ऐसे लिख सकते हैं शैल या विल प्लस में बी। अब आइए इधर पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शैल या विल फिर प्लस में बी और बी के बाद टू बी, ठीक है। आइए जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आएगा ही विल बी टू प्ले क्रिकेट। मान लीजिए मैंने ऐसा ही लिखा, यही सेंटेंस मान लीजिए मैंने फिर लिखा, ही विल बी टू प्ले क्रिकेट, ही विल बी टू प्ले क्रिकेट। इसकी मीनिंग ये होगी कि वह क्रिकेट खेलने वाला होगा या वह क्रिकेट खेलने वाला रहेगा। ऐसा आप हिंदी में करेंगे। वैसे हिंदी में बता नहीं रहा, पर बच्चों को समझ में आ जाए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, जिसकी वजह से मुझे हिंदी करना पड़ता है, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये विचार होता है कि वो हर एक चीज़ की हिंदी जानना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बीच बीच में कुछ बोल दे रहा हूँ। तो ही विल बी टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब वह क्रिकेट खेलने वाला होगा या वह क्रिकेट खेलने वाला रहेगा। तो करना कुछ नहीं, हिंदी से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि आप इसे पहचानिए। सब्जेक्ट ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी जो भी है, उसके बाद टू इन्फिनिटिव टू प्ले, फिर ऑब्जेक्ट। क्रिकेट हुआ ऑब्जेक्ट, क्रिकेट को उठाइए सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ क्या बनेगा, क्रिकेट हमारा बना सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना क्रिकेट, इसके हिसाब से शैल बी या विल बी कुछ लगाएंगे। आपको एक बात पता होगा कि केवल आई और वी के साथ में हम शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं ना। हाँ, एक चीज़ और है, आई और वी के साथ शैल या विल दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन अदर्स जो हैं उनके साथ में केवल विल का यूज करेंगे। लेकिन आई और वी के साथ जो आप विल लगाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ में हमें शैल ही लगाना पड़ेगा। अब कहेंगे सर कैसे 2 मिनट आते हैं उस पर भी समझ लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि हम इस टॉपिक से हट जाएंगे, इस चीज़ को हम टेंस में सीखेंगे। किसमें? जब हम टेंस पढ़ेंगे। अब कहेंगे सर अच्छा यही होता कि आप पहले टेंस पढ़ा लिए होते तो वाइस पढ़ाए होते, पर डिमांड बच्चों का बहुत ज़्यादा आया तो इसलिए मैंने इसको बात किया। अब पर उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है पैसिव वॉइस से, ठीक है। आइए फिर भी समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं है। आपको हर एक टॉपिक आएगा, कहीं से भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर दूं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो क्रिकेट को उठा करके ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बनाया, फिर विल बी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट टू विल बी, फिर क्या लिखेंगे, टू बी, फिर क्या लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे ना, प्लेड, उसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट विल बी टू बी प्लेड, अरे ये क्या लिखा जी, थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखेंगे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ बाई कर लेंगे। तो क्या होगा, क्रिकेट विल बी टू बी प्लेड बाई, और उसके बाद बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव किस, तो ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हिम। ऐसा आप बनाएंगे, क्रिकेट विल बी टू बी प्लेड बाई हिम, क्रिकेट विल बी टू बी प्लेड बाई हिम, ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस चीज़ को भी आप समझ लिए होंगे। अब इसको हम मिटा करके एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए बढ़ जा रहे हैं।
अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से फिर बीच से आपको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी इरेज करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा हैज़ या हैव, ठीक है, और इसको अब थोड़ा सा ऐसा लिख लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस में ऐसा ही करना पड़ेगा, हैज़ या हैव प्लस में टू। चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी एक एग्जांपल हो जाए, आइए देखते हैं। ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। अब थोड़ा सेंटेंस अलग लिख देते हैं, ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग, इसकी मीनिंग ये होगी कि उसे गाना गाना पड़ता है, या उसे एक गीत गाना पड़ता है, या उसे गाना गाना है, या उसे एक गीत गाना है। समझ गए। तो ही हैज़ टू, अब हैज़ टू या हैव टू के प्लस बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो ये हमारी कंपल्सरी दर्शाता है, कंपल्सन, मजबूरी। समझते हैं, मजबूरी को दिखाता है कि सब्जेक्ट की मजबूरी है इस काम को करने के लिए, वरना ये चाहता नहीं है करना, इसकी मजबूरी है जिसकी वजह से इसे करना पड़ रहा है। यानी कि उसे गाना पड़ता है, क्या, एक गाना, और सॉन्ग, उसे एक गीत गाना पड़ता है, या उसे एक गाना गाना पड़ता है, यानी कि उसकी मजबूरी है, वो चाहता तो है नहीं। तो आइए अब इसकी हिंदी क्या होती है समझ गए आप, लेकिन हम आइए हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश समझते हैं। यह है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव को मानेंगे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, इन्फिनिटिव। और इस इन्फिनिटिव के बाद ये जो आया है, ये है इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। अब उसी ऑब्जेक्ट को उठाकर हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो बनाएंगे अ सॉन्ग। फिर अब देखिए अ सॉन्ग है, उसके हिसाब से हैज़ या हैव में से क्या लगेगा। तो अ सॉन्ग जो लिखे हैं, आपको पता होगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अब जब ये सिंगुलर हो गया तो जाहिर सी बात है कि आप हैज़ लगाएंगे, हैव तो लगाएंगे नहीं। तो आइए हैज़ को लगा लेते हैं। तो अ सॉन्ग हैज़ टू बी, फिर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, टू बी के बाद यहाँ पे है लिखेंगे ना। तो थर्ड फॉर्म देखिए इसका, सिंग का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, SUNG, संग। तो क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग हैज़ टू बी संग, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद आप लिखेंगे क्या, बाई के बाद एजेंट। दिख रहा है यहाँ पे, बाई के बाद एजेंट। आइए तो एजेंट होगा कौन, जो यहाँ सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही है तो हिम हो जाएगा। तो अ सॉन्ग हैज़ टू बी संग बाई हिम। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे मी हो जाता, राम होता तो राम ही रह जाता, क्योंकि नाउन है ना। श्याम होता तो श्याम रह जाता, मोहन है तो मोहन रह जाता, क्योंकि नाउन के ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। इसका मतलब ये बात भी आप समझ पाए। अगर समझ पाए होंगे तो आपके लिए मैं सोच रहा हूँ इस पर भी एक एग्जाम्पल क्यों ना दे दूँ, तो दे दूँ ना। आइए दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मोहन हैज़ टू, ये समझ पाएंगे ना कि मैं मोहन लिखा हूँ। मोहन हैज़ टू ड्राइव अ कार। मोहन को एक कार चलाना पड़ता है। मोहन हैज़ टू ड्राइव अ कार। बताइए क्या बनाएंगे। हाँ आप ज़रूर बनाइए, अब बना लीजिएगा, ठीक है, पर मैं भी तो बना दूँ ताकि आप अपना आंसर मिला लीजिए। तो आइए देखते हैं। मोहन हुआ सब्जेक्ट, हैज़ को मानेंगे हेल्पिंग वर्ब, टू ड्राइव को इन्फिनिटिव, और अ कार जो लिखा है वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसे उठाकर हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो लिखेंगे अ कार। अब अ कार जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके हिसाब से सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि हैज़ ही लगेगा, हैव की कोई सेंस नहीं बन रही। तो अ कार हैज़ टू बी। अब टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवेन। ड्राइवेन थर्ड फॉर्म हो जाएगा।
ये थर्ड फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए अगर पैसिव सीखना है तो अ कार हैज़ टू बी ड्राइवन, फिर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है कौन? अब बताएंगे सर मोहन है। अगर मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर मोहन ही होता है। मैं पूछूंगा क्यों होता है? आप बोलेंगे सर मोहन एक नाउन है, नाउन का जो सब्जेक्टिव होता है वही तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ लिख लेंगे बाई मोहन। अब बताइए इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मोहन हैज़ टू ड्राइव अ कार हैज़ टू बी ड्राइवन बाई मोहन। समझ गए? तो आइए, अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो इसको मैं इरेज करते हुए आगे की तरफ अपने इस रूल को बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अगला हमारा सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं मिटा दूँ। अब ना एक काम कर लेते हैं, इसी को यहाँ से फिर इरेज करके एक और रूल की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा ना। तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए, तो जैसे अगर मैं लिखूँगा, अब यहाँ पे हैज़ था या हैव था तो आप लिखेंगे हैड। अब यहाँ पे भी हैड कर लेंगे, बस उतना ही करना और कुछ नहीं। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं कि मोहन हैड टू राइट अ लेटर। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, मोहन हैड टू राइट अ लेटर, मोहन को एक पत्र लिखना पड़ा। ध्यान से सुनेंगे, मोहन हैड टू राइट अ लेटर मतलब मोहन को एक पत्र लिखना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन की मजबूरी थी, वो चाहता नहीं था लिखना, उसे लिखना पड़ा। और बात ये पास्ट की है, हैड से पता चल रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट यही होगा, आप सीधी सी बात समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अ लेटर। ये हमारा बना सब्जेक्ट। क्या बना? सब्जेक्ट। इसके हिसाब से लगाएंगे तो हेड तो सबके साथ लगता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि सिंगुलर है तो क्या, प्लूरल है तो क्या, सबके साथ हेड। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेटर हैड टू बी, भाई टू बी तो सब में लिखना ही है ना, उसको क्यों भूलेंगे आप? वही तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ तो यही है इस पैसिव वॉइस में। अगर टू बी हटा दिए तो पैसिव वॉइस ही गायब। तो लेटर हैड टू बी रिटेन, थर्ड फॉर्म। A letter had to be written by मोहन। बताइए कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस आपके लिए एक मैं दे दे रहा हूँ, लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, दे हैड टू डू दिस वर्क। दे हैड टू डू दिस वर्क, दे हैड टू डू दिस वर्क। इसका पैसिव वॉइस आप खुद करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं चेक करूंगा, आपका सारा कमेंट मैं पढ़ता हूं, मैं चेक करूंगा आप कहां तक सही और कहां तक गलत बना रहे हैं। तो आइए इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपके लिए, ठीक है, इसे मैं नहीं बना सकता अभी। फॉर्म अलग होता है। तो आइए, आपने क्या सीखा? हैड टू का, यानी कि आपने सीखा ही हैड टू प्ले क्रिकेट। तो इसका क्या बनेगा? क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय हिम। यहाँ तक सीख लिया, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय हिम। अगर इसी को मैं फ्यूचर में लेकर जाऊँ, यानी कि शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज करूँ तो क्या बनेगा? तो आइए पहले उसके एक्टिव वॉइस का रूल लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शैल या विल। क्या लिखेंगे? शैल या विल। शैल या विल के बाद लिखेंगे हैव के बाद लिखेंगे टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक्टिव वॉइस के रूल था, मतलब एक्टिव वॉइस का ये रूल है। ठीक है, इसके पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप फिर यूज करेंगे शैल या विल। अब जो शैल या विल आप यूज करेंगे उसके बाद से आप लिखेंगे हैव के बाद आप लिखेंगे टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद एजेंट। ऐसा यूज करेंगे।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चलिए अभी थोड़ी देर में बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले आइए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जाएगा ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट। मान लीजिए ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट। अब ना एक चीज़ आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सर यहाँ पे ही है तो आप क्यों हैव लगाए हैं, ही के साथ तो है जाता है ना, आप हैज लगाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट कुछ भी आए, एक वचन बहुवचन कुछ भी आए, यहाँ पे आपको हमेशा हैव लगाना है। क्यों? क्योंकि अब इसका जो कनेक्शन है इससे कुछ भी नहीं है, बल्कि इस विल से इसका कनेक्शन है। क्योंकि शैल या विल के बाद, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि शैल या विल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। आप फर्स्ट फॉर्म ही समझ सकते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा समझेंगे, क्योंकि विल या हैव के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ यानी ही से कोई मतलब नहीं कि है जाएगा, ऐसे लिखेंगे ही विल हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसकी ये मजबूरी है। अब इसको पैसे बनाने के लिए यहाँ का जो क्रिकेट दिख रहा है ना, इसे उठा करके आप बनाएंगे सब्जेक्ट। तो आइए बना दूँ, तो यहाँ बन जाएगा क्रिकेट, ये क्या बना, सब्जेक्ट बना। क्या बना, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इस एक्टिव वॉइस में ये था ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बना सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और आप जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल करेंगे। तो क्रिकेट है तो आप लगाएंगे क्या, विल। अब विल के बाद फिर लिखेंगे हैव, पैसिव वॉइस में देखते रहे, क्रिकेट विल हैव टू, उसके बाद लिखेंगे बी, यहाँ पे टू बी का ध्यान रखेंगे। तो क्रिकेट विल हैव टू बी, उसके बाद क्या होगा, प्लेड, प्लेड, और प्लेड के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद बाई। देखिए ना रूल में बाई है ना, तो क्या बनेगा, क्रिकेट विल हैव टू बी प्लेड बाई, बाई के बाद एजेंट। एजेंट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस में हमारा ये सब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, हिम। तो ऐसे इसका आप पैसे बनाएंगे, यानी क्रिकेट विल हैव टू बी प्लेड बाय हिम। तो आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे कि अगर फ्यूचर में चला जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम आपसे फिर मिलेंगे इसी इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे आप देखते रहें, फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं।